नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। आपको बता दें कि लगातार जो कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के आंकड़े हैं पूरे देश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे की हम बात करें तो 1000 से ज्यादा नए आंकड़े सामने आए हैं और इसी के साथ में आपको बता दें कि लगातार चुनौती बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में बातचीत की है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की है। जो प्रदेश के हालात हैं, किस तरह के हालात हैं, उनको लेकर चर्चा की गई है। साथ में आपको यह भी बताते चले कि इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे और इसी के साथ में तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उनके राज्यों की चुनौती और इस वायरस से कैसे निपटा जा सके इसको लेकर सुझाव भी मांगे गए हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करते हुए इस बात को लेकर भी उन्होंने पूछताछ की है कि जो अभी स्थिति राज्यों के अंदर है उसको लेकर किस तरीके से उनसे निपटा जा सकता है। साथ में आपको यह भी बता दें कि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उन तमाम परेशानियों से अवगत कराया है जिससे वो जूझ रहे हैं। इसी के साथ में लगातार जो आंकड़े हैं वो भी पूरे देश में धीरे धीरे बढ़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री अनिल विज ने एक बयान दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनवाते हैं। पहले हमने दिल्ली से जो तबलीगी आए उनमें से 120 कोरोना पॉजिटिव थे, उनका हमने इलाज किया और अब बहुत सारे लोग जो दिल्ली में नौकरी करते हैं और रहते हरियाणा में हैं, वो रोजाना पास बनाकर वहां से आ रहे हैं और वो कोरोना कैरियर बने हुए हैं। हमारे सोनीपत में लगभग 9 केस ऐसे आए हैं जिनको दिल्ली से संक्रमण हुआ और पानीपत में ऐसे ही एक दिल्ली कर्मचारी की बहन जो सब इंस्पेक्टर है समालखा थाने में, वो संक्रमित हुई, उसका सारा परिवार संक्रमित हुआ और हमें समालखा थाने को सारे को क्वारंटाइन करना पड़ा है। इसलिए मेरी दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से ये कहना है कि जो उनके कर्मचारी दिल्ली में काम कर रहे हैं उनके रहने की व्यवस्था वो दिल्ली में ही करें, उनको पास जारी करके हरियाणा में ना भेजें। इससे हरियाणा में कोरोना संक्रमित केसों की संख्या बढ़ रही है। बॉर्डर हमने सील कर रखे हैं और वहां पर बाकियों को तो हम आने की इजाजत नहीं देते हैं, लेकिन जो पास लेकर आते हैं वो तो केंद्र सरकार की एडवाइजरी है, इसलिए पास को हमें ऑनर करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो पास जारी ना करें और जो दिल्ली के कर्मचारी हैं उनके ठहरने की व्यवस्था दिल्ली में करें। सीधे तौर पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है, गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि जो भी लोग ऐसे हैं जो दिल्ली में काम करते हैं और हरियाणा में रहते हैं, ऐसे लोगों का पास दिल्ली सरकार जारी ना करे। इसके साथ में आपको ये भी बताते चले कि खुद उन्होंने ये भी कहा है कि लगातार जो नए आंकड़े सामने आ रहे हैं हरियाणा के अंदर वो बाकी राज्यों से जो आ रहे हैं, खासकर दिल्ली से ज्यादातर मामले ऐसे हैं जो दिल्ली से जुड़े हैं। और ऐसे में अब उनसे यानी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से अनिल विज ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसे लोगों का पास जारी ना करें। जो भी ऐसे लोग हैं जो दिल्ली में नौकरी करते हैं, हरियाणा में रहते हैं, उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था भी दिल्ली में की जाए। आपको बता दें कि दिल्ली फिलहाल सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले को लेकर सख्ती फिलहाल दिखा रहा है, जहां पर 90 से ज्यादा अब तक कैंटोनमेंट जोनों को चिन्हित किया जा चुका है। इलाके में खासतौर पर सुरक्षा पुख्ता इंतजाम है। साथ में लोगों से अपील की जा रही है कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाए। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है। साथ में उन सभी मुख्यमंत्रियों से जानने की कोशिश की है कि उनके राज्य में किस तरह की चुनौतियां हैं, किस तरह के हालात फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करते हुए यह भी सुझाव मांगा है कि कोरोना संकट के बीच में किस तरीके से भारत जो उभर सकता है, किस तरीके से इस वायरस को खत्म किया जा सकता है। लेकिन आपको यह भी बताते चले कि केंद्रीय गृह मंत्री इस मामले को लेकर
खासा सख्त भी नजर आए हैं। अमित शाह ने साफ तौर पर कहा है कि सभी राज्य लॉकडाउन को लेकर सख्ती दिखाएं, लॉकडाउन का कहीं भी उल्लंघन ना होने पाए। लॉकडाउन का उल्लंघन कहीं पर होता है तो इस मामले को लेकर गंभीरता दिखाई जाए, ताकि इस वायरस के प्रसार को होने से रोका जा सके। आपको बता दें कि तमाम तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करके उनके राज्यों का हाल जाना है। साथ में यह भी जानने की कोशिश की है कि आने वाले दिनों में किस तरीके से केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इस स्थिति पर काबू पा सकते हैं। दिल्ली का रुख करते हैं। दिल्ली से समीर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी रिपोर्ट के साथ में। समीर सिद्दीकी, क्या कुछ पूरी रिपोर्ट है दिल्ली से, विस्तार से बताएं। जी मोहित, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सारे मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात की है और वो 3 मई को जो लॉकडाउन खुलना था उस पर लेकर चर्चा की गई है। मोहित, एक बार मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि देखो, जो रेड जोन और ऑरेंज जोन में है उनमें कोई ढील नहीं दी जाएगी। उन इलाकों को पूरी तरह सील किया जाएगा, उनमें कोई ढील नहीं दी जाएगी। 3 मई के बाद में जो ग्रीन इलाके हैं उनके अंदर कुछ ढील दी जाएगी, ताकि जो लोगों को जरूरत का सामान है वो अपना ले सके। मोहित, एक बात और बताऊं, दिल्ली में बहुत बुरा हाल है, क्योंकि दिल्ली के जितने भी आइसोलेशन वार्ड हैं उनमें हमने देखा गया है, या जहाँ पे भी क्वारंटाइन किया गया हुआ पेशेंट है कोविड-19 के, वहां पे तमाम गंदगी और वहां पे खाने पीने की शिकायतें हमें लगातार मिल रही हैं। लगातार मीडिया को वो लोग शिकायतें दे रहे हैं कि यहाँ पे चाहे मडोली जेल के जो स्टाफ क्वार्टर है वहां की बात करें, चाहे वजीराबाद की बात करें। मोहित, हमने खुद जाकर देखा है, वहां गंदगी का आलम बहुत बुरा है, वहां ना गर्म पानी की सुविधा है, तमाम लोग परेशान हैं। दिल्ली के लोगों की बात करूं तो मोहित, ये देखिए, ये दिल्ली के वो लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे मेरे पीछे आप देख रहे हैं मोहित, ये खाना लेने के लिए खड़े हुए हैं, बर्तन इनके रखे हुए हैं और ये लोग देखिए खाना लेने के लिए, खाना अभी 7 बजे बटेगा मोहित, ये 3 बजे से लाइन लगाए हुए हैं। ये स्थिति है मोहित दिल्ली की। अब बताइए मोहित, किस तरह से दिल्ली को हैंडल करेंगे मुख्यमंत्री, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा के कद्दावर नेता है, उन्होंने कहा है कि दिल्ली से कोरोना आ रहा है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को और ज्यादा महत्वपूर्ण कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि इन लोगों को खाना किस तरह मिलेगा, कैसे मिलेगा। बहुत ये 3-3, 4-4 घंटे अपने घर से आके यहाँ पे बर्तन लगा के रखते हैं, लाइन लगा खड़े होते हैं, तब 7 या 8 बजे खाना आते नहीं मिलता है मोहित। और समीर, साथ में ये भी जानने की कोशिश करें, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किस तरह की बातें प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखी हैं, किस तरह की चुनौती उन्होंने बताई हैं। जी मोहित, मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री से जो मुख्यमंत्री की बात हुई, उन्होंने यही कहा है कि हम दिल्ली में कोई ढील नहीं देना चाहते 3 मई तक के लिए, और यही बात गृह मंत्री से हुई है। अमित शाह की जो मुख्यमंत्री से बात हुई थी, उन्होंने 3 मई तक कोई भी ढील न देने की बात की गई है कि लॉकडाउन में जिस तरह से 3 मई तक जो लॉकडाउन में ढील देने की बात की गई थी, अब मुख्यमंत्री ने साफ मना कर दिया कि हम किसी भी इलाके में कोई ढील नहीं देना चाहते। अभी आप देख सकते हैं जिस तरह से रमजान का महीना चल रहा है, इसको लेकर दिल्ली के जितने भी जो इलाके हैं, जो मुसलमान समुदाय के लोग रहते हैं यहाँ पे, वहाँ पे लगातार कोविड-19 के पेशेंट एकदम बढ़ के आए हैं मोहित। एक दिन में 300 पेशेंट निकल के सामने आए हैं। वही इलाके हैं जहाँ पे सील करी गई थी और लॉकडाउन हो रहा था, उसके बावजूद वो इलाके सील तो इतने भारी तादाद में एकदम केस निकल के सामने आया। कल देखा गया था कि चांदी महल का यहाँ पे धज्जियां उड़ाई गई थी लॉकडाउन की, और वहाँ पे एकदम 4 घंटे का टाइम देने छूट दी गई थी। कपूर जैसा माहौल है, वहाँ पे छूट दी गई थी। उसके अंदर एकदम जो लोग अफ्तारी का सामान लेने के लिए निकले तो वहाँ पे डिस्कशन की भी कोई ध्यान नहीं रखा गया और लगातार वहाँ लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाती दिखाई गई। लेकिन जिस तरीके से समीर, हरियाणा सरकार ने साफ कह दिया है कि अब वो किसी भी तरीके से जो बॉर्डर पाने जाने वाले लोग हैं उनकी अब आवाजाही को पूरी तरीके से रोक देंगे। खासतौर पर खाने पीने का जो सामान है, सब्जी है, दूध है, दही है, इस तरह के जो सामान है वो भी अब दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे में क्या सरकार ने कोई कदम उठाए हैं? सरकार क्या कुछ कह रही है? लोग इस मामले पर क्या कह रहे हैं? जी मोहित, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से हरियाणा सरकार सख्त हुई है दिल्ली सरकार के ऊपर, अपने बॉर्डर सील करने की बात की गई है या सब्जियों को ना देने की बात की गई है।
दिल्ली में तो आने वाले वक्त में अगर हरियाणा इसी तरह सख्ती बनाए रखा है तो आने वाले वक्त में दिल्ली वासियों के लिए परेशानी का सबक बनेगा। मोहित, क्योंकि ज्यादातर सब्जी हरियाणा और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं, वहां से आती है दिल्ली के अंदर। दिल्ली में सब्जी या किसी भी तरह की उपजाऊ जमीन बहुत कम है, यहाँ से बहुत कम पैदावारी होती है मोहित। तो इसको ही लेकर दिल्ली जो अंचल इलाके हैं, दिल्ली से हरियाणा हो चाहे गाजियाबाद हो, यहीं से ज्यादातर सामान आता है दिल्ली के लोगों की जरूरत का मोहित। समीर, लोग क्या कह रहे हैं इन सब हालातों के बीच में? लोग अपनी बातों में क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं? लोगों का ये कहना है कि लगातार जिस तरह से दिल्ली सरकार जो कदम उठा रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में निराशा है। कि वो लोगों को ये लग रहा है कि शायद दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं फेल होती हुई नजर आ रही है। चाहे वो सुविधा देने की बात की जाए, चाहे वो देखो बहुत किसी भी तरह की फैसिलिटी देने की बात की जाए, चाहे गरीबों को खाना देने की बात की जाए, या कोविड सेंटर में जो रखे गए हैं मोहित, पुलिस वाले सब परेशान है। कोविड सेंटर में जो रहते हैं पुलिस वाले तक से हमारी बात हुई थी, जो उसमें पुलिस वाले जिन्हें कोविड-19 के पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी वो भी लोग परेशान थे। उन लोगों ने भी हमसे शिकायत की थी और दिल्ली के लोग जो लगातार हमसे शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें तमाम चीजों की दिक्कतों का सामना आने पड़ रहा है। अब जिस तरह से हरियाणा के मंत्री ने सख्त रूप अपना है, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब ये प्याज लगा जा सकता है मोहित कि आने वाले वक्त में दिल्ली के लोगों के लिए परेशानी और ज्यादा बढ़ने वाली है। समीर, साथ में ये भी हम जानने की कोशिश करें कि जो सरकार की तरफ से राशन मुहैया कराया जा रहा है, क्या वो सही समय पर सही मात्रा में लोगों तक पहुंच पा रहा है? क्या कुछ इसको लेकर स्थिति नजर आ रही है? मैं आपको कुछ बच्चे हैं उनसे बात कराता हूँ। बेटा इधर आओ, मैं आपको वो बताएंगे खाना कैसा मिलता है। बेटा आपको खाना किस टाइम मिलता है? कब से आए हो आप? वही ये बच्चा आया हुआ है 6:30 बजे हैं और जो कुछ लोग भी हैं जिन्हें खाना कैसे मिल रहा है कैसे नहीं ये बताएंगे। इधर क्या नाम है आपका? पवन कुमार। कब से आए हो आप? मैं 3 बजे आया हूँ। 3 बजे खाना लेने आए हो? कब मिलेगा आपको खाना? 6:30 बजे मिल जाता है। कितने लोगों को खाना मिलता है? मेरे को तो मेरा अकेले रहता हूँ तो अकेले चाहिए। अच्छा मोहित, ये वो लोग हैं जो लगातार दिल्ली सरकार खाने के ऊपर डिपेंड है, जो यूपी वगैरह से आके यहाँ फंस गए हैं, किसी तरह से लॉकडाउन की वजह से नहीं जा सकते। अब उन लोगों की समस्या ये है कि वो दिल्ली सरकार खाने के ऊपर ही डिपेंड है। यहाँ पे इन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप देखेंगे पीछे तमाम जो लड़कियां छोटी छोटे बच्चे हैं, ये वो लोग हैं जिन्हें पेट भर के खाना नहीं मिल रहा है। कदम उठाने की बात कर रही है कि किस तरीके से इन हालातों से निकला जाएगा। ये जो बढ़ते हुए हालात हैं, जो बिगड़ते हालात हैं, इसको लेकर क्या कोई बात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से या दिल्ली सरकार की तरफ से कही गई है कि इन बिगड़ते हालातों पर कैसे वो काबू पाएंगे? जी मोहित, मुख्यमंत्री ने अपने सारे मंत्रियों के जो कैबिनेट मुख्यमंत्री की कैबिनेट होते हैं उन मंत्रियों से बात की है और लगातार वो बैठकें कर रहे हैं। इसको जो यहाँ की स्थिति है उसको लेकर चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो सामान की दिक्कत हो लोगों के अंदर, चाहे वो देखो यहाँ की समस्या हो। कोविड-19 को लेकर जिस तरह से लगातार प्रश्न बढ़ रहे हैं, दिल्ली के अंदर 3000 से ज्यादा मोहित मामले सामने आ चुके हैं और 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री लगातार अपने मंत्रियों से बात कर रहे हैं और इस गंभीर मैटर को किस तरह से हल किया जाए इसको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार केंद्र सरकार से राहत की मांग कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद समीर, तमाम रिपोर्ट को साझा करने के लिए। समीर सिद्दीकी हमारे साथ जुड़े और उन्होंने बताया जो स्थिति है उसको, उन्होंने बताया कि किस तरीके से इन हालात में किस तरीके से दिल्ली सरकार जो कदम उठा रही है। साथ में उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि फिलहाल बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने क्या कुछ अपनी तैयारियां की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज जो भी चर्चा की गई है उसमें किस तरीके से दिल्ली सरकार की तरफ से बातें रखी गई हैं, क्योंकि कई तरह की परेशानियां वहां पर देखने को मिल रही, कई तरह की रात की बात जो केंद्र सरकार से उम्मीद के साथ में लगाई जा रही है। साथ में आपको यह भी बताते चले कि इस बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए तमाम जो राज्य सरकारें हैं, तमाम सरकारें
अलग अलग तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार अलग अलग तरह की तस्वीरें हैं। फरीदाबाद का हम रुख करेंगे। फरीदाबाद से मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम रिपोर्ट के साथ में। और मोनू, क्या कुछ रिपोर्ट हरियाणा से फिलहाल देखने को मिल रही है कोरोना वायरस पर? जी बिल्कुल, बात करी जाए हरियाणा को लेकर के, तो हरियाणा में लगातार जो है सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। जिस तरीके से बात करी जाए फरीदाबाद की बात करी जाए, फरीदाबाद जिस तरीके से दिल्ली से सटा हुआ है, उसी के चलते जिस तरीके से फरीदाबाद उसमें दिल्ली में लगातार जो है कोरोना पॉजिटिव के केस लगातार मिलते जा रहे हैं। उससे जो है गुरुग्राम की बात करें, हरियाणा फरीदाबाद की बात करें, ये जिले जो है जरूर डैमेज यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से फरीदाबाद दिल्ली से जुटे हुए हैं, लगातार जो है यहाँ पर पुलिस सख्त नजर आ रही है। और यहाँ पर फरीदाबाद और हरियाणा पुलिस ने दोनों ने एक फैसला लेते हुए बॉर्डर को आज सील कर दिया है। और लगातार निगरानी पुलिस यहाँ पर लगातार कर रही है कि लोगों से पूछताछ भी कर रही है कि किस कारणों से बाहर यहाँ पर निकल रहे हैं। फिलहाल की बात करी जाए तो फिलहाल जो है हरियाणा और फरीदाबाद की हालात सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन लगातार जिस तरीके से दिल्ली में लगातार कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस पाते जा रहे हैं, उस तरीके से हरियाणा वासी जो सामने आ रहे हैं उन आंकड़ों में जो दिल्ली का बहुत वहां से मिले हुए लोग हैं, अब ऐसे में क्या स्थिति उस पर है? कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर ऐसे मामले सामने आए हैं जो दिल्ली से जुड़े हैं? जी बिल्कुल, फरीदाबाद की बात करिए तो फरीदाबाद में लगातार जो है 13 जगह जीरो लॉकडाउन किया था, जिससे कि हालात जो सुधरते हुए नजर आए। तो एक जगह जो सेक्टर 3 फरीदाबाद का है, वहां से जीरो लॉकडाउन जरूर हटा दिया है। जी मोनू पांचाल, सब्जी, दूध, इस तरह के जो सामान हैं वो भी अब हरियाणा से दिल्ली नहीं जा पाएंगे। ऐसे में क्या असर दिल्ली पर पड़ेगा और क्या असर हरियाणा पर पड़ता नजर आएगा? जी मोनू पांचाल। जी बिल्कुल, जिस तरीके से फरीदाबाद बॉर्डर जो है, दिल्ली का बॉर्डर जो सील करा था, उसमें लगातार जिस तरीके से पूछताछ यहाँ पर पुलिस कर रही थी और रजिस्टर मेंटेन भी कर रही थी, गाड़ियों के नंबर और आधार कार्ड नंबर इस तरीके से यहाँ पर नोट किया जा रहा था। लेकिन हिदायत यहाँ पर साफ तौर से दिल्ली वासियों को और हरियाणा से जो फरीदाबाद वासी है उनको शायद हिदायत दी है कि दिल्ली से फरीदाबाद से जो दिल्ली जॉब करने के लिए जा रहे हैं वो लगातार अप डाउन नहीं कर सकते हैं। अगर जॉब कर रहे हैं तो दिल्ली में ही रहना होगा, वहीं पर जॉब करेंगे। अगर इसी तरीके से दिल्ली वासियों को यहाँ पर भी फरीदाबाद की जो पुलिस है वो यहाँ पर साफ तौर से चेतावनी देती हुई नजर आई। अगर फरीदाबाद से लगातार अगर यहाँ पर जॉब कर रहे हैं तो फरीदाबाद में ही बने रहेंगे, दिल्ली से अप डाउन नहीं करेंगे डेली। यहाँ पर इस तरीके से हिदायत जरूर दी गई है। और यहाँ पर पुलिस जो प्रशासन सख्त रुख यहाँ पर अपना रही है और लगातार दोनों जो राज्य है पुलिस मिलकर के यहाँ पे कार्य कर रही है और लॉकडाउन का पालन यहाँ पर जनता से करा रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मोनू पांचाल तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। फरीदाबाद से हमारे साथ मोनू पांचाल जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से फरीदाबाद में नए आंकड़े सामने आए और किस तरीके से दोनों राज्यों की पुलिसों ने एक सहमति के साथ में पूरे बॉर्डर को अब सील कर दिया है। किसी भी तरह का कोई आवागमन वहां पर नहीं होगा, चाहे कोई नौकरी करने वाले लोग हों, ये पास लेकर जो लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में आने की कोशिश करते हैं, इस तरह के लोगों पर भी अब पुलिस ने साफ तौर से इनकार कर दिया है कि उनके आने जाने पर पूरी तरीके से पाबंदी है। तौसीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी रिपोर्ट के साथ में, किस तरीके से क्या आंकड़े वहां पर देखने को मिल रहे हैं। तौसीफ, झांसी में पहला आंकड़ा भी सामने आ चुका है, क्या कुछ अपडेट फिलहाल झांसी से? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि झांसी जहां कल तक जो है कोरोना से जो मुक्त था, लेकिन आज जो है आज सुबह ही जो एक कोरोना मरीज की जो है जैसे ही खबर आई तो वैसे ही मैं बता दूं कि पूरे जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। आने फाने में मैं बताऊं पूरे जो क्षेत्र था, पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया। और वहां पर मैं बता दूं आपको मौके पर यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं आंध्र बामसी और यहाँ के जो एसएसपी हैं प्रदीप कुमार, उन्होंने मोर्चा संभाला है। मैं बता दूं आपको कि पूरे उस एरिया में जो है, चूंकि वो क्षेत्र जो है वो पूरा कंजेस्टेड है, जिसमें करीब 300 से 350 घर है। तो बता दूं आपको सारे घरों को जो है, सारे घरों के लोगों को जो है वहां से थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है और पूरे एरिया को जो है सैनिटाइज किया जा रहा है। जी, कोई ट्रैवल हिस्ट्री जो पीड़ित पाए गए हैं उनकी क्या कोई हिस्ट्री निकली है? ट्रैवल हिस्ट्री, क्या वो कहीं दूसरे राज्य से आए थे? क्या कुछ उनको लेकर कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि जो कोरोना मरीज है वो एक महिला है, 59 वर्षीय महिला है। बताया जा रहा है कि उसको जो है गठिया बाई की शिकायत थी, जिसकी जो है उसका इलाज चल रहा था। अब ये कहाँ गई थी या कैसे ये यहाँ तक आई, ये जांच का विषय है, जिस पर जो है यहाँ के जिलाधिकारी जो है आंध्र बामसी पूरी तरीके से जो है उन्होंने जो है यहाँ की मेडिकल टीम गठित कर दी गई है, तो जो जांच में लगी हुई है। जी, लेकिन तौसीफ, अब क्योंकि पहला मामला सामने आ चुका है, इससे पहले ग्रीन जोन में झांसी था, कुछ राहत थी, अब कुछ राहतें वो खत्म हो जाएंगी। अब ऐसे में लोगों का क्या कुछ कहना है? क्या लोगों में खौफ का माहौल देखने को मिला है, क्योंकि उनके बीच में अब एक कोरोना का मामला आ चुका है?
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जहाँ झांसी के जो लोग हैं वो चैन की सांस ले रहे थे, लेकिन आज जैसे ही सुबह जो कोरोना की मरीज की जो जैसी एक सूचना आई जिसमें पूरे जो है शहर में अफरा तफरी का माहौल मच गया। बता दूं आपको कि यहाँ के जो लोग अभी तक जो लोगों को छूट दी जा रही थी, कहीं ना कहीं अब उसमें कमियां आएंगी और कहीं ना कहीं जो यहाँ का प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से सक्रिय हो जाएगा और कहीं ना कहीं जो छूट लोगों को दी जा रही थी उसमें कमियां करी जाएंगी। जी और तौसीफ, साथ में ये भी जानने की कोशिश करें क्या प्रशासन इस बात को लेकर कोई जानकारी साझा की है कि जिस तरीके से अब तक लॉकडाउन को अमल में लाने के लिए कदम उठाए जा रहे थे, क्या उससे ज्यादा अब सख्ती की जाएगी? किस तरीके से निपटा जाएगा? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं आंध्र बांसी और यहाँ के जो एसएसपी हैं डी प्रदीप कुमार, चाहे यहाँ के कमिश्नर हो सुभाष चंद्र शर्मा, चाहे यहाँ के आईजी हो सुभाष सिंह बघेल, वो पूरे जो यहाँ के जो अधिकारी है वो लगातार जो है चप्पे चप्पे पर सड़कों पर खुद निकलकर जो है यहाँ से लोगों से अपील कर रहे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, यहाँ के जो है जो भी लॉकडाउन के जो भी नियम है उनका पालन करें, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है उस पे कई लोग जो है इस पर सतर्कता दी जाएगी और जो है प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। जी लेकिन तौसीफ, इन सब चीजों के बीच में हम ये जानने की कोशिश करें कि जिस तरीके से तमाम राशन से जुड़ी चीजें थी, मंडी थी, वहां पर ऐसे अब क्या स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है और क्या वहां पर और भी ज्यादा सुरक्षा बढ़ा दी गई है? जी, सबसे पहले बता दूं जिस क्षेत्र में जो कोरोना मरीज मिला है उस पूरे क्षेत्र को जो है 1-1.5 किलोमीटर जो पूरा क्षेत्र है उसको पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और वहां के लोगों से खोल दिया गया है कि कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा और ना ही कोई फालतू के लिए ना घर से झांकेगा ना घर के बाहर आएगा। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है, आपके रोजमर्रा की जरूरत है, वो आपके पास तक पहुंचा दी जाएगी, लेकिन लोगों से अपील की गई है कि बिल्कुल आदेश दिए गए हैं कि आप घर से बाहर ना निकलें और ना ही किसी दूसरे इंसान को तकलीफ में डालें। जी बहुत बहुत धन्यवाद तौसीफ, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। झांसी से हमारे संवाददाता हमारे साथ तौसीफ जुड़ी, तमाम पूरी रिपोर्ट के साथ में उन्होंने जानकारी दी है कि किस तरीके से पहला मामला अब झांसी में सामने आया है, लेकिन इसके साथ में आपको यह भी बताते चलें कि इस मामले को लेकर आने के बाद में पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और किसी भी तरह के कोई आवागमन की वहां पर इजाजत नहीं है। साथ में सभी लोगों को हिदायत दी गई कि कोई भी घर से बाहर बिना किसी काम के ना निकले। दिलशाद अहमद जुड़ चुके हैं बिहार की पूरी रिपोर्ट के साथ में। दिलशाद अहमद, क्या कुछ पूरी रिपोर्ट बिहार से सामने आ रही है, विस्तार से बताएं। देखिए मोहित जी, बिहार में भी आंकड़ा बढ़कर 321 हो चुका है और वहीं आज बिहार के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो बात कर रहे थे उसमें कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। उन्होंने वेंटिलेटर की मांग की, टेस्टिंग किट की मांग की। इसके अलावा जो लॉकडाउन का नियम बनाया गया है तो मुख्यमंत्री का सीधे तौर पर कहना है कि केंद्र द्वारा जो नियम जारी हुआ है उसको हर हालत में हम मानेंगे जब तक उसमें कोई दिशा निर्देश या संशोधन नहीं होता है। उसके पहले मैं कोटा क्या किसी अन्य राज्य में फंसे हुए छात्र या लोगों को वापस बुलाना सही नहीं होगा, क्योंकि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उसमें कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। फिलहाल एक मामला मधुबनी का है जो दिल्ली से एम्बुलेंस करके आए थे गोपालगंज, उनको रोका गया और उनकी टेस्टिंग हुई तो कोरोना संक्रमित एक व्यक्ति पाया गया। तो बिहार सरकार बिल्कुल चौकन्ना है और बिहार सरकार अपने तरीके से समय पर खुद बिहार के मुख्यमंत्री जो डिसीजन लेना है बिहार के लोगों के हित के लिए वो ले रहे हैं, लेकिन आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं। इसके साथ राजनीति भी चरम सीमा पर है, पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो कोटा वाला मामला लेकर लगातार एक दूसरे पर छींटाकशी चल रही है, कहीं कोई कोताही नहीं छोड़ रहा है। तेजस्वी यादव को देखा जाए तो भी लगातार सीएम नीतीश पर तंज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सुशील कुमार मोदी अभी चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, जबकि उन्हीं के पार्टी के बीजेपी के जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो छात्र भी बुला लिए और ये क्या बोलते हैं कामगारों को भी, मजदूरों को भी बुला लिए, लेकिन बिहार में सरकार में रहते हुए लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। दूसरी तरफ एक और खबर आई थी कि भाजपा चाह रही है कि कोटा से छात्र आए, तो फिर सवाल उठता है कि कौन चाह रहा है कि नहीं आए। बिहार के मुख्यमंत्री सीधे तौर पर केंद्र की दिशा निर्देश को मान रहे हैं और इसमें तमाम तरह की राजनीति शुरू हो गई है। सभी लोग राजनीति भी कर रहे हैं, जो विशेष काम है उस पर कम ध्यान दिया जा रहा है, राजनीति ज्यादा हो रही है। बिहार सरकार जो है खाद्य की जो आपूर्ति है उसको कर रही है, जो लोग फंसे हैं उनके खाते में पैसे भी जमा करा रही है लगातार, लेकिन इन सब के बीच राजनीति भी जारी है। 22 जिला बिहार का प्रभावित है, सबसे ज्यादा मुंगेर, नालंदा और सिवान प्रभावित है, जहां 30 से ज्यादा संक्रमित लोग हैं और बीते कुछ दिनों से बिहार में 30 से 40 की संख्या में प्रतिदिन आंकड़े जो आ रहे हैं, आंकड़ा बढ़कर 321 हो चुका है। 55 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं और अब तक बिहार में 2 मौतें हुई हैं।
अन्य राज्यों के बनिस्बत बिहार का हालात ठीक है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ भी आंकड़ा बढ़ रहा है। जी मोहित। लेकिन दिलशाद अहमद, जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं, चुनौती लगातार बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन सबके बीच जिस तरीके से राजनीति है, लोग क्या कुछ कह रहे हैं, चाहे वो कोटा में फंसे बच्चों के लिए हो या उन तमाम मजदूरों के लिए हो जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। देखिए, जहां एक तरफ खुद विधायक अगर अपने बच्चे को लेकर आते हैं, वो भी सत्ता पक्ष के विधायक, तो सवाल उठता है। लोग यही कह रहे हैं, विपक्ष भी यही कह रहा है कि जब विधायक अपने बच्चे को ला सकते हैं, जो वीआईपी लोग हैं वो किसी तरीके से आ गए, तो जो गरीब मजदूर हैं वो भी आ जाना चाहिए और जो बच्चे फंसे हैं उनको भी बुलाना चाहिए। विपक्ष यह सीधे तौर पर मांग कर रहा है। लोग जो समझदार हैं वो कह रहे हैं कि जो हालात है उस हालात से निपटने के लिए जो नियम कायदे कानून बताए गए हैं उसको माना जाए, तो इस हालात से हम लोग आसानी से निपट सकते हैं। लेकिन जिनके बच्चे फंसे हैं उनकी मांग हो रही है कि बच्चे आए कोटा में, वो लोग अपने तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और खुद आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री से इस मामले का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिक्र भी किया। अब आगे देखना होगा कि केंद्र सरकार कोई गाइडलाइन जारी करती है या फिर बिहार सरकार विवश होकर विपक्ष के दबाव में उन बच्चों को या मजदूरों को बुलाती है। यह अभी आने वाले वक्त में तय होगा, लेकिन फिलहाल राजनीति चरम सीमा पर है। बहुत बहुत धन्यवाद दिलशाद अहमद, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हमारे साथ दिलशाद अहमद बिहार की पूरी रिपोर्ट के साथ जुड़े। उन्होंने बताया कि किस तरीके से लगातार बिहार के अंदर भी आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोटा में फंसे बच्चों का और साथ में मजदूरों का जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा के दौरान किया और भी कई तरह की चुनौती उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बिहार को लेकर रखी है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहो ओके इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।